तो भाइयों, अभी वन पीस में जो भी चल रहा है उसके बाद से वन पीस का पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कुछ न्यू कैरेक्टर भी देखे हैं हमने। तो आज मैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ वन पीस को रैंक करूंगा उनकी पावर एंड एबिलिटीज के बेस पे, वीक से गॉड लेवल पे। तो चलिए शुरू करते हैं और पता लगाते हैं अभी कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर वन पीस में। उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, जिसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले नंबर 10 पे फिगारलैंड शैंक्स, जो कैप्टन है रेड एयर पायरेट्स का, और ये एक योनको भी है। साथ में अभी तक जितने भी योनको बने हैं उनमें से शैंक्स ही बस एक लौता है जिसके पास कोई डेल फ्रूट की पावर नहीं है, फिर भी ये एक योनको है क्योंकि शैंक्स वन पीस के वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर है और गिनती के कैरेक्टर में से एक है जिसके पास तीनों टाइप की हाकी का एडवांस वर्जन है। और इसकी हाकी को स्पेशल बनाती है शैंक्स की कॉन्कर हाकी का एडवांस फॉर्म, जिसे ऑब्जर्वेशन किलिंग भी बोलते हैं, जिसमें शैंक्स अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल करके रखता है जिसके कारण से कोई भी फ्यूचर साइट को यूज करके फ्यूचर में देख नहीं सकता। और शैंक्स ने 6 साल पहले ही लोकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट जाइंट है उसे कैप्चर करवाने में एल्बाफ की हेल्प करी थी। और अगर शैंक्स नहीं होता एल्बाफ में उस टाइम पे तो शायद से पूरी जाइंट वॉरियर की आर्मी मिलके भी लोकी को कैप्चर नहीं कर पाती। और शैंक्स ने तो ड्रैकुल मियोक तक से डेली बेसिस में डुअल कर रखा है, जो खुद वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। और शैंक्स ने अपनी हाकी से ग्रीन बुल जो एडमिरल है उस तक की फाड़ दी थी। और किड जो बहुत ज्यादा उछल रहा था उससे उसका पूरा खानदान याद दिला दिया था। और एक चीज, अभी ये जो शैंक्स का भाई शैमरॉक दिखा उसके बाद से बहुतों को लग रहा है ये शैंक्स से ज्यादा पावरफुल है, तो मेरे को नहीं लगता शैमरॉक शैंक्स से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए शैमरॉक इस वीडियो में भी नहीं है। बाकी आगे होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो अब नेक्स्ट नंबर 9 पे है व्हाइट बियर्ड, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। साथ में ये कैप्टन भी था व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का और ये राइवल भी था गोल्डी रॉजर का। दोनों लगभग इक्वल लेवल पे ही थे स्ट्रेंथ के मामले में। और व्हाइट बियर्ड ने मरीन की तरफ से सेंगोकू, मंकी डी गार्प से भी बहुत बार फाइट करी है और कोजुकी ओडेन से भी फाइट करी है। और ये तो रॉजर की डेथ के बाद क्लोजेस्ट मैन था वन पीस के लिए और ये चाहता तो इजिली नेक्स्ट पैरेट किंग बन जाता, पर इसे अपनी फैमिली प्यारी थी तो इसलिए इसने ऐसा कुछ नहीं करा। और जब ये एस को बचाने के लिए गया तो ये अपनी ओल्ड एज में था तो इसे लाइफ सपोर्ट और मेडिसिन खा के जिंदा रहना पड़ा था। तभी बस व्हाइट बियर्ड को रोकने के लिए मरीन ने अपनी पूरी मरीन फोर्स 7 वॉर्लड ऑफ सी को इकट्ठा करा था। फिर भी व्हाइट बियर्ड सब पे भारी था और अगर व्हाइट बियर्ड चाहता तो वॉर को एक ही झटके में खत्म कर सकता था अपने डेल फ्रूट की पावर से, क्योंकि व्हाइट बियर्ड ने स्ट्रॉन्गेस्ट पैरामीटर टाइप डेल फ्रूट गुरा गुरा नोमी खा रखा है जिससे मैसिव शॉकवेव बना सकता था जो अर्थक्वेक जैसा काम करती है। और अपने डेल फ्रूट की मैक्स पावर यूज करता तो वर्ल्ड तक को खत्म कर सकता था। और व्हाइट बियर्ड भी तीनों टाइप की हाकी को यूज कर सकता है, जिसमें से आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी का एडवांस वर्जन यूज कर सकता था। अब नंबर 8 पे मंकी डी गार्प, जो स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन ऑफ ऑल टाइम है। और ये तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये रॉजर और व्हाइट बियर्ड का राइवल था। और गार्प के पास फाइटिंग स्पिरिट बहुत ज्यादा है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो हार नहीं मानता। और गार्प तो कॉन्कर और आर्मामेंट हाकी का एडवांस वर्जन यूज कर सकता है और ऑब्जर्वेशन हाकी भी है इसके पास, जिसकी वजह से अपने प्राइम टाइम में गार्प ने गोल्डी रॉजर से बहुत बार फाइट करी है। और रॉजर ने तो ये भी बताया है कि दोनों ने एक दूसरे को लगभग मार भी रखा है। और रॉजर के साथ में मिलके गार्प ने ज़ीबैक को डिफीट करा था, जो रॉक्स पैरेट का कैप्टन था। और गार्प ने तो चिंजा को भी डिफीट करा है, पर इसे डिफीट करने से पहले गार्प ने 8 माउंटेन को डिस्ट्रॉय करा और फिर एक पंच से चिंजाओ के सिर को चपटा कर दिया। और जब एक कोबी को बचाने गया था तो इसने ब्लैक बेल्ट पैरेट के 4 टाइटैनिक कैप्टन से फाइट करी थी। और वो तो गार्प को न्यू मरीन के फ्यूचर की दिक्कत थी जब ये हार गया। और जब लास्ट में कुजान की आइस गार्प की चेस्ट के आर पार थी तो फिर भी गार्प बस हंस रहा था। और क्रॉस गिल्ड ने गार्प के हेड पे बाउंटी लगा रखी है जो है लगभग 3 बिलियन बेरीज की, जो एडमिरल लेवल की है, जिससे पता चलता है ओल्ड एज में होने के बाद भी गार्प कितना ज्यादा पावरफुल है। तो अब नंबर 7 पे गोल्डी रॉजर, जो कैप्टन था रॉजर पायरेट्स का और ये पायरेट किंग भी है, जिसके कारण रॉजर का हाईएस्ट स्टेटस है वर्ल्ड के सारे पायरेट में। यहाँ तक कि मरने के बाद भी इतने सालों से रॉजर की बाउंटी हाईएस्ट है और बाकी के ऑलमोस्ट सारे पावरफुल कैरेक्टर को रॉजर से ही कंपेयर करते हैं, जो बात इसे और भी ज्यादा इंप्रेसिव बनाती है। और रॉजर ने वन पीस के वर्ल्ड में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से फाइट करी है, पर इसका सबसे बड़ा राइवल है रॉक डी ज़ीबैक, जो खुद में कितना ज्यादा पावरफुल है ये भी हमें पता है। तो इसका राइवल बनना ये बात साफ साफ दिखा रही है रॉजर खुद में ही कितना ज्यादा पावरफुल है। और रॉजर के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी थी, जैसे वॉइस ऑफ ऑल थिंग, जिसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से सी की वॉइस सुन सकता था। और इसी एबिलिटी से रॉजर ने रोड पोनिग्लिफ कलेक्ट करा था। और रॉजर इमेंस स्किल और पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। और रॉजर भी आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी यूज कर सकता है और उनके एडवांस फॉर्म भी। और ऑब्जर्वेशन हाकी भी था रॉजर के पास। और काइडो तक ने खुद रॉजर की हाकी की तारीफ करी है। वो तो बस रॉजर को इनक्योरेबल बीमारी हो गई थी, जिसके कारण से इसने खुद को मरीन को सरेंडर कर
दिया और एग्जीक्यूटेड हो गया। और गोल्डी रोजर ही है अभी के सारे अच्छे पायरेट के लिए मिसाल, जिसकी राह पे अपना लूफी निकल चुका है। अब नंबर 6 पे है रॉक डी ज़ीबैक, जो कैप्टन था रॉक्स पायरेट्स का। और रॉक्स पायरेट को अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट क्रू भी मानते हैं, तो इनको कंट्रोल करने वाले को इन सबसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जो ज़ीबैक था भी। और ये एक इनक्रेडिबल क्रूल और एम्बिशियस मैन था, जिसकी वजह से किसी पे भी अटैक कर देता था जब तक कि इसे पावर गेन होती रहे। और इसके पास इतनी ज्यादा पावर थी कि गॉड वैली में रॉजर और गार्ड दोनों को एक साथ में आना पड़ा था इसे डिफीट करने के लिए। और ज़ीबैक को डिफीट करने के बाद ही गार्ड को हीरो ऑफ द मरीन बोलने लगे थे। और काइडो ने जब बताया था उसे कौन कौन डिफीट या टक्कर दे सकता है, तो उसमें ज़ीबैक भी था। और काइडो को डिफीट करने के लिए हाकी कितनी जरूरी है ये तो सबको पता है, तो उसके हिसाब से ज़ीबैक के पास हाकी भी पक्का होगा। और शायद से इसके पास डेल फ्रूट भी हो सकता है, वो भी कोई खतरनाक डेल फ्रूट जिससे ये अपने क्रूमेट्स को कंट्रोल में रखता होगा। और ज़ीबैक ने तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की नाक में दम कर रखा था, जिसके कारण से इसे वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले टेररिस्ट मानते थे। और ज़ीबैक के बारे में लगभग सब कुछ गायब भी कर दिया, पर फिर भी ज़ीबैक का ड्रीम वर्ल्ड का किंग बनना था, तो उसके लिए इसे स्ट्रॉन्ग तो होना ही पड़ेगा, जो ये था भी। पर इस लिस्ट में ज़ीबैक से ऊपर जो भी कैरेक्टर है शायद से उनका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 पे 5 एल्डर, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट में सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी है। और अभी तक 5 एल्डर हमारे सामने 6 बन चुके हैं, पर इनमें से मार्कस मार्च, जिसके पास इत्सुमाडे का योकाई है, ये सबसे ज्यादा वीकेस्ट है। और इसे तो शैंक्स भी डिफीट कर सकता है अपनी हाकी के जरिए, मतलब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सकता है, तो ये इस लिस्ट में नहीं है। पर बाकी के जो 5 एल्डर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उन्हें रोकने के लिए जॉय बॉय की स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी चाहिए। तो अभी फिलहाल में जितने भी जिंदा कैरेक्टर है उनमें से कोई भी ये काम नहीं कर सकता, जो कि मेरे को लगता है, इसलिए ये लिस्ट में ज़ीबैक तक से ऊपर है। और साथ में 5 एल्डर के पास रीजनरेटिव एबिलिटीज है और इनकी एजिंग भी नहीं होती, तो ये ऑलमोस्ट इमोर्टल है, जिसके कारण से इनके नीचे जो भी कैरेक्टर बताए हैं उनमें से कोई भी इन्हें नहीं मार सकता, बस मार्कस मार्च को छोड़ के। और इनके पास हाकी भी है, वो भी पावरफुल हाकी, साथ में डिमोनिक एबिलिटीज को भी यूज कर सकते हैं। तो अब 6 में से 5 बुड्ढों के बारे में बताऊं तो सबसे पहले फिगारलैंड गार्लिंग, जिसको कौन से योकाई की पावर मिलेगी अभी देखना बाकी है, पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ऊपर से एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन भी है। फिर नेक्स्ट है जैगर्सिया सैटर्न, जिसके पास ग्यूकी योकाई की एबिलिटीज थी, पर इसे तो इमू ने मार दिया। फिर है टॉपमैन वर्करी, जिसके पास फैंक्सी याओ गुआई की एबिलिटीज है। फिर नेक्स्ट है ईथन बैरन भी नज़ुरो, जिसके पास बकोत्सु योकाई की एबिलिटीज है। फिर है शेफर्ड जुपिटर, जिसके पास एक जाइंट सैंडबॉम्ब की एबिलिटी है। तो अब जो भी इनसे भी ज्यादा 4 पावरफुल कैरेक्टर हैं उनकी बात करें तो वो हैं। नेक्स्ट नंबर 4 पे शिमोत्सुकी रूमा, जो लेजेंडरी और वर्ल्ड फेमस समुराई है, जो वानो कंट्री की शिमोत्सुकी फैमिली का एंसेस्टर है। और र्यूमा की स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर ग्रेट मास्टरी की वजह से र्यूमा को स्वॉर्ड गॉड का टाइटल भी मिल रखा है। और सेंचुरीज के बाद भी र्यूमा की स्वॉर्ड्समैनशिप को ग्रेट मानते हैं। और र्यूमा अपने टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन भी था। और र्यूमा की फीट इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि इसने एक सिंगल स्वॉर्ड की स्लैश से ड्रैगन तक को मार रखा है। और र्यूमा ने अकेले ही वानो कंट्री को बहुत टाइम तक आउटसाइड वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करा था वानो कंट्री के रिसोर्सेज को बचाने के लिए, जिसके कारण से र्यूमा वानो कंट्री का ग्रेटेस्ट हीरो बन गया। यहाँ तक कि खुद ओडन से भी ज्यादा ग्रेट है र्यूमा। और र्यूमा की डेथ के बाद भी इसकी बॉडी और स्वॉर्ड शिशुई, जो वन ऑफ द 21 ग्रेट स्वॉर्ड में से एक है, दोनों को एक साथ में वानो कंट्री में रिंगों में दफना दिया ताकि इसकी बॉडी नेचुरली प्रिजर्व रहे। और र्यूमा की स्वॉर्ड शिशुई तो वानो की नेशनल ट्रेजर बन गई थी, वो भी र्यूमा की वजह से। और र्यूमा को जब तक ये जिंदा था कोई भी कट नहीं मार पाया था, क्योंकि ये जब भी किसी से फाइट करता तो तुरंत डिफीट कर देता था उसे। और र्यूमा की स्वॉर्ड शिशु तो एक परमानेंट ब्लैक स्वॉर्ड है, और ऐसा करने के लिए आर्मामेंट हाकी चाहिए, तो र्यूमा हाकी भी यूज कर सकता है, वो भी एडवांस वर्जन की हाकी। और इसकी हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि ये 5 एल्डर को अकेले एक साथ काट सकता है। अब नंबर 3 पे ईमू, जो सुप्रीम लीडर है वर्ल्ड गवर्नमेंट का, जो एम्प्टी थ्रोन में बैठा है। और 5 एल्डर भी इसकी सारी बातें मानते हैं, क्योंकि शायद से 5 एल्डर को इनकी योकाई और बाकी की सारी एबिलिटीज ईमू ने ही दी है, जो बात ईमू ने खुद ही ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है सैटर्न को मार के। और यहाँ तक कि ये जो शैमरॉक की स्वॉर्ड में जो सर्बरस है, ये भी ईमू ने ही दिया होगा। और ईमू को तो अब ऑलमोस्ट मान के चल लो पिछले 800 सालों से भी ज्यादा टाइम से जिंदा है, क्योंकि ये खुद जॉय बॉय को जानता है। और बहुत ज्यादा चांस है वन पीस में जो गॉड ऑफ अर्थ है वो ईमू ही हो। और वर्ल्ड सेंचुरी से पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड था तभी से ईमू जिंदा है, जिसके कारण से इसके पास हो सके तो कोई भी डेल फ्रूट नहीं होगा। और ये कोई अलग टाइप की पावर को यूज करता है जिससे अभी तक जिंदा है और 5 एल्डर को भी बना पाता है। या तो इसके पास डेल फ्रूट भी हो सकता है, बाकी अभी कुछ कह नहीं सकते इसके पास डेल फ्रूट है कि नहीं, पर इतना बोल सकते हैं अभी जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है उन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी ईमू के पास ही है, जिसकी एक झलक इसने साबू को इंजर्ड करके दिखाया है। और ईमू चाहे तो लूफी और स्ट्रॉयड को जब मर्जी तब खत्म
कर सकता है, क्योंकि इसके पास मदर फ्लेम से चलाने वाला एक मशीन है जो शायद से यूरेनस ही है। और ये भी मान लेते हैं ये 800 साल पहले से जिंदा है, तो इसने जॉय बॉय की बड़ी अलायंस को डिफीट करा है। वो खुद में ही इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उससे पहले फर्स्ट वर्ल्ड से जिंदा माने तो इसने निका को डिफीट करा है सरपेंट के साथ में मिलके, जो तो अलग ही लेवल की बात है। और अभी तो इमू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बस इसकी इस वीडियो के नेक्स्ट बंदे से फटती है। क्योंकि अब नंबर 2 पे है जॉय बॉय, जो 800 साल पहले जिंदा था और फर्स्ट पायरेट जॉय बॉय है, जिसने पूरा वन पीस वर्ल्ड घूमा और लास्ट आइलैंड में जाके अपना ट्रेजर छोड़ दिया, जिसको ढूंढने के लिए अभी पूरा वर्ल्ड एक दूसरे को मारने में लगा है। और जॉय बॉय के पास स्ट्रॉन्गेस्ट डेल फ्रूट भी है, जो है हितो हितोनोमी मॉडल निका। और जॉय बॉय तो अपने डेल फ्रूट को पीक पे यूज करता था, जिसके कारण से वॉइड सेंचुरी की वॉर में 20 किंगडम से फाइट करी इसने। और जॉय बॉय की हाकी तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जॉय बॉय ने जो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी को स्टील करके एमिथ को दिया था, उसका यूज 800 साल बाद करने पे भी बस एक यूज से 5 एल्डर की ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई। और ईमू ने जैसे ही हाकी फील करी इसकी फट गई, जिस बात से साफ क्लियर है कहीं ना कहीं जॉय बॉय ईमू से ज्यादा पावरफुल है। जबकि जॉय बॉय वॉइड सेंचुरी की वॉर में हारा था, पर हारने से पहले जॉय बॉय ने ईमू को बहुत मारा होगा, जिससे ईमू जो वर्ल्ड का किंग है फट्टू बन गया। और बाकी जॉय बॉय काफी ज्यादा अच्छा बंदा होगा, जो दूसरों के फेस पे स्माइल लाता होगा, जिसके कारण से इसने इतनी बड़ी अलायंस बनाई वॉइड सेंचुरी के टाइम में 20 किंगडम्स और ईमू से फाइट करने के लिए। पर अब तो जॉय बॉय भी सेकंड नंबर पे है, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पे है वो है निका, जो वन पीस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। अब ये कैसे, तो सबसे पहली बात कि ये फर्स्ट वर्ल्ड में जिंदा था और इसने अकेले सरपेंट ऑफ हेल और गॉड ऑफ अर्थ से फाइट करी, जिसके बाद दोनों ने साथ में मिलकर निका को डिफीट करा। और जैसे कि ज़ीबेक को डिफीट करने के लिए रॉजर और गार्थ को साथ में आना पड़ा, तब जाके ज़ीबेक हारा। वैसे ही सेम निका के साथ में था, पर अगर सरपेंट ऑफ हेल या गॉड ऑफ अर्थ अकेले निका से फाइट करते तो ये शायद से कभी भी निका को डिफीट नहीं कर पाते। और फिर निका की डिफीट के बाद ही निका मॉडल वाले डेल फ्रूट ने जॉय बॉय को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाया, मतलब जॉय बॉय ने निका की पावर को यूज करा। तो अब ये भी मान के चलते हैं निका के पास जॉय बॉय और लूफी जैसी पावर होगी, बस उसे किसी डेल फ्रूट की जरूरत नहीं है अपनी इमेजिनेशन और रबरी बॉडी को यूज करने के लिए, जिस कारण से निका एक अल्टीमेट कैरेक्टर बन जाता है। और डेल फ्रूट बहुत ज्यादा चांस है सेकंड वर्ल्ड मतलब वॉइड सेंचुरी में आए हैं, तो उससे पहले निका हाकी यूज करता होगा। और ईमू के साथ में ही निका फर्स्ट कैरेक्टर है जो शायद से हाकी यूज करता होगा। और निका की डेथ ने फर्स्ट वर्ल्ड को खत्म करा, तो निका कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होगा अभी हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते। बाकी सरपेंट ऑफ हेल इस वीडियो में इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक जानवर जैसा कैरेक्टर है, और बाकी मंकी डी ड्रैगन भी इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ड्रैगन के बारे में कुछ भी नहीं पता हमें, और ये होता भी तो इस वीडियो के लास्ट में होता। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और आपके हिसाब से क्या लिस्ट होगी ये भी कमेंट कर दो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।